October. October, that's fine. Thank you for your call. Well, this year, October, if he want, he may wish to apply for indefinite. When he will be applying, he needs to satisfy the Home Office that throughout the last 2 years, from October 2012, you both are living together as husband and wife, and then he needs to provide them the evidence like bank statements, pay slips, couple of utility bills, NHS card, driving license, council tax to prove that you both was living together throughout the 2 years period, and he needs to pass his life in the UK test and B1 इंग्लिश लैंग्वेज सर्टिफिकेट. थैंक यू फॉर अ कॉल. नाज़रीन बढ़ते हैं अगले कॉलर की तरफ. जी फरमाइए. सर संदीप बोल रहा हूँ जी मैं. जी फरमाएं. एक्चुअली में मैंने एक क्वेरी थी मेरी. मैं इंग्लैंड आया था 2010 में. ठीक. अक्टूबर 2010. ठीक. मेरी वाइफ इंडिपेंडेंट आई थी एज ए स्टडी बेस पे यहाँ पे, और मैं डिपेंडेंट, और मेरा बेबी साथ में डिपेंड आए थे हम यहाँ पे. ठीक. और उसके बाद हमें PSW मिल गया था गवर्नमेंट से. ठीक है. एंड अब सिचुएशन ये है कि मुझे कंपनी की तरफ से स्पॉन्सरशिप मिल रहा है, क्योंकि आई एम अर्निंग मोर देन 22,000 अ ईयर. अच्छा. एंड दे आर रेडी टू स्पॉन्सर मी. ठीक. बट मेरी बात हुई थी सॉलिसिटर्स के साथ, किसी के साथ, एंड दे अच्छा. सेड आप डिपेंडेंट वीजा पे हैं और यू कांट अप्लाई फ्रॉम हियर फ्रॉम द यूके. ठीक. यू नीड टू गो बैक टू योर कंट्री. हम्म. तो मुझे इसके बारे में पूछना था कि इसमें इज देयर एनी वे कि मैं यहाँ से अप्लाई कर पाऊँ, बिकॉज माय कंपनी इज गिविंग मी वीजा, स्पॉन्सरशिप लेटर, ठीक. एवरीथिंग. ठीक. ठीक है, आपकी कॉल का शुक्रिया. बिल्कुल मुझे लगता है कि आपने किसी सॉलिसिटर से नवंबर 2013 से पहले बात की होगी, क्योंकि इस सिलसिले में हमारा केस गया था कोर्ट ऑफ अपील में हयात के नाम से. उसके बाद यहाँ से डिपेंडेंट स्विच कर सकते हैं मेन कैटेगरी में, और मेन एप्लीकेंट स्विच कर सकते हैं डिपेंडेंट में. तो अगर आपकी कंपनी आपको स्पॉन्सर कर रही है, बिल्कुल आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं, और आपकी जो फैमिली है वो यहीं से स्विच कर लेगी आपके डिपेंडेंट वीज़े के ऊपर. बेहतर है किसी अच्छे से वकील से सलाह लें, वो आपको फिर बताएंगे कि कब से ये रूल्स चेंज हुए और आप को कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए जिससे आप एप्लीकेशन हम ऑफिस में दायर करें. आपकी कॉल का शुक्रिया. नाज़रीन बढ़ते हैं अगले कॉलर की तरफ. जी फरमाइए. जी हेलो जी सर, अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. जी सर, मैं लंदन से उस्मान बात कर रहा हूँ. सर मेरा कज़न है, उसने पाकिस्तान से अप्लाई किया था एज अ स्टूडेंट. अच्छा. तो उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया अंडर 245 ZV ठीक. के. ठीक. तो सर ये हम इधर के वी आर नॉट सर्टिफाइड, यू आर अ जेन्युइन स्टूडेंट, दिस एंड स्टूडेंट. दैट, और जी. ये कोर्स पाकिस्तान में भी अवेलेबल है, सो व्हाई यू वांट टू गो टू यूके. और सेकंड थिंग के एकेडमिक फैसिलिटीज जो आपने कॉलेज के बारे में आप प्रॉपर्ली नहीं बता सके, तो ठीक. सर इसके अगेंस्ट हम अपील कर सकते हैं इधर यूके में. ठीक. ठीक है, आपकी कॉल का शुक्रिया. बिल्कुल बेशुमार स्टूडेंट्स को यही प्रॉब्लम फेस हो रहा है. अगर कोई पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश से अप्लाई कर रहे हैं, उनको पॉइंट्स सारे के सारे मिल जाते हैं, मगर जब वो इंटरव्यू पे जाते हैं तो होम ऑफिस वाले कहते हैं कि भाई हम सेटिस्फाई नहीं है कि आप जेन्युइन स्टूडेंट हैं, तो सिर्फ इस ग्राउंड्स के ऊपर एप्लीकेशन रिफ्यूज़ कर देते हैं. अब जब एप्लीकेशन रिफ्यूज़ करते हैं, वहाँ पे अपील का राइट नहीं हो सकता. अंडर सेक्शन 82 वो अपील नहीं कर सकते, मगर दो ऑप्शन हो सकते हैं. एक तो ये कि एडमिनिस्ट्रेटिव रिव्यू के लिए अप्लाई करें. अगर एडमिनिस्ट्रेटिव रिव्यू के लिए अप्लाई करते हैं तो होम ऑफिस ही दोबारा केस कंसीडर करता है, या फिर सेकंड ऑप्शन होती है कि जुडिशियल रिव्यू के लिए अप्लाई करें. अगर जुडिशियल रिव्यू के लिए अप्लाई करते हैं तो फिर कोर्ट मैटर कंसीडर करता है. तो मेरा आपको ये मशवरा किसी अच्छे से वकील से जाके मिलें और इस मैटर को हाई कोर्ट में चैलेंज कर दें बाय जुडिशियल रिव्यू. वहाँ पे जाके चांसेस होंगे कि कोर्ट ये डिसीजन ओवरटर्न करे और उनको वहाँ से स्टूडेंट वीज़ा मिले. आपकी कॉल का शुक्रिया. नाज़रीन बढ़ते हैं अगले कॉलर की तरफ. जी फरमाइए. जी. जी हेलो फरमाए. जी. जी जनाब, मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं 1990 आता इधर. अच्छा. जब मैं 1998 में इधर आया, बेसिकली मैं यूरोप से इधर आया था. अच्छा. और उसके बाद मुझे 2002 में होम ऑफिस वालों ने पकड़ा. ठीक. उसके बाद जो है ना मुझे रिपोर्टिंग पे डाल दिया था उन लोगों ने, तो मैं रिपोर्ट करता रहा हूँ 2007 तक. ठीक. 2007 में मेरी तबीयत खराब हो गई, तो मैंने खुद जाके उनको बता दिया कि मैं बाकी रिपोर्ट नहीं करता था, कि बार बार जाके रिपोर्ट करना होता था, और इट वाज लाइक दूर था बहुत मेरे से जाने के लिए, मेरे को जहाँ पे मैं रहता था. अच्छा. तो मेडिकल कंडीशन में मैंने जाके बता दिया था मैं आ नहीं सकता रिपोर्ट करने के लिए. ठीक. तो उसके बाद जो है ना उन्होंने बोला ठीक है, जब आप ठीक हो जाओ तो मेडिकल लेटर लेकर आ जाओ रिपोर्ट ठीक. करने के लिए. फिर मैं उसके बाद गया ही नहीं हूँ. ठीक है, ठीक. तो मैंने करना क्या है मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं इतना कंफ्यूज हुआ. ठीक. और आपने 2002 में 3 में असाइलम क्लेम की थी कि नहीं की थी?
असालम क्लेम की थी, लोगों ने फिंगरप्रिंट करके छोड़ दिया था ना मेरे को। ठीक 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 है, आपकी कॉल का शुक्रिया। बिल्कुल आपको चाहिए कि आप किसी अच्छे से वकील से जाके मिलें, देखें कि आपकी एप्लीकेशन कोई लेगेसी में बनती है या नहीं बनती। तो अगर उस टाइम आपने असाइलम क्लेम किया था, आपका इंटरव्यू हुआ था, असाइलम रिफ्यूज़ हो गया था, अपील की थी आपने, अपील भी डिसमिस हो गई थी, तो फिर आप लेगेसी के अंदर एप्लीकेशन दायर कर सकते हैं। अगर उस टाइम आपने असाइलम क्लेम नहीं की थी तो फिर ह्यूमन राइट्स की बेसिस के ऊपर एप्लीकेशन जमा करा सकते हैं। आपकी कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन बढ़ते हैं अगले कॉलर की तरफ। जी फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जनाब, मुझे आपसे ये सवाल पूछना है कि मेरे पास इंडेफिनिट लीव टू रिमेन है और मैं अपनी मदर इन लॉ को जो है यहाँ पे विजिट पे बुलाना चाह रहा हूँ। अच्छा। माय वाइफ इज प्रेग्नेंट। ठीक। तो मुझे किन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी? मैंने एक सोलिसिटर से स्पॉन्सरशिप लेटर बनवाया है और अलावा इसके मेरे बैंक स्टेटमेंट्स काफी वीक है, अच्छा। जबकि मेरे इन लॉज के काफी स्ट्रॉन्ग है। तो क्या मैं उनके बैंक स्टेटमेंट्स यूज कर सकता हूँ? ठीक। अलावा इसके और क्या डॉक्यूमेंट्स मुझे यहाँ से लगेंगे, वही पूछना था आपसे। ठीक ठीक है, आपकी कॉल का शुक्रिया। बिल्कुल आप अपनी मदर इन लॉ का स्पॉन्सर कर सकते हैं। बुनियादी डॉक्यूमेंट्स आपको अपने पासपोर्ट की कापी, वाइफ के पासपोर्ट की कापी, अपनी बैंक स्टेटमेंट्स, पे स्लिप्स और जहाँ पे आप रहते हैं वहाँ पे मकान का एग्रीमेंट भिजवाना पड़ेगा। इंडिया से आपकी जो मदर इन लॉ है वो जब एप्लीकेशन जमा कराएंगी तो जितने उनके एसेट्स हैं वो सारे के सारे जमा कराएं। जिस तरह कोई पेंशन आती है वो जमा करा सकते हैं, अपनी बैंक स्टेटमेंट जमा करा सकते हैं, कोई फिक्स डिपॉजिट है वो जमा करा सकते हैं, इन लॉज की स्टेटमेंट्स वगैरह जमा करा सकते हैं। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ वो एप्लीकेशन जमा कराए। अगर तो एप्लीकेशन सक्सेसफुल होती है तो उनको 6 माह का विजिट वीज़ा मिलेगा। आपकी कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन बढ़ते हैं अगले कॉलर की तरफ। जी फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। मलिक साहब, आपका बहुत अच्छा प्रोग्राम है, बहुत मुस्तफीद होते हैं और बहुत अच्छा और बड़ा अच्छा स्टाइल है आपके वो बताने का। और एक प्लीज ये बता दें कि अप्रैल में कोई एमनेस्टी आ रही है? समहाउ काफी वो लाइव में सुनता हूँ रहता हूँ, बता रहे हैं मलिक लियाकत साहब भी और दूसरे भी बैरिस्टर के कोई एमनेस्टी आ रही है, अप्रैल तक वेट करेंगे। इसके बारे में प्लीज जरा डिटेल से बता देना। ठीक ठीक है, आपकी कॉल का शुक्रिया। बिल्कुल हमेशा से एमनेस्टीज़ कोई पॉलिसी स्कीम्स आती रहती हैं। अप्रैल तो नेक्स्ट मंथ है, अभी तक कोई गवर्नमेंट ने प्रपोजल नहीं किया तो काफ़ी लेस चांसेस हैं कि नेक्स्ट मंथ कोई स्कीम आए। मगर नेक्स्ट ईयर गवर्नमेंट चेंज होगी, माइट भी चेंज होने से पहले या फिर अगर कोई नई गवर्नमेंट आती है वो की अपनी पॉलिसी या एमनेस्टी की अनाउंसमेंट करेगी। जैसे कोई अनाउंसमेंट होती है मेरा प्रोग्राम देखते रहिएगा, मैं आपको प्रोग्राम में अपडेट करूंगा। और इसके साथ साथ ये भी मैं बताता चलूँ कि एमनेस्टी से, पॉलिसी से, लेगेसी से उन्हीं लोगों को फ़ायदा होता है जिनका कोई पहले केस लगा होता है या फिर जिनके केसेस ऑनगोइंग होते हैं। अगर कभी किसी ने कोई क्लेम नहीं किया, कभी कोई केस नहीं लगाया तो उसको लेगेसी से, पॉलिसी, एमनेस्टी से कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो सारों को यही मशवरा है कि कोशिश करें कि जितना सा यहाँ पे लीगल रह सके रहें और कोशिश करें वो अपना स्टे जितने जल्दी रेगुलाइज करा सकते हैं करें। आपकी कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन बढ़ते हैं अगले कॉलर की तरफ। जी फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आदिल साहब, मेरा ये सवाल है कि वो मेरी बेटी का वो जो उसने अपने हस्बैंड को बुलवाना है पाकिस्तान से, तो वो उनका ये राब्ते के हवाले से कि भाई वो वाइबर पे बात करती है, स्काइप पे करती है, उसी पे टैक्स करती है। वैसे तो टेलीफोन बड़ा एक्सपेंसिव है। अच्छा। तो और कार्ड्स का एक दूसरे को भेजने वो ये करती है। तो ये मैं पूछना चाहती हूँ कि वो इनफ है या कोई कुछ और वे है, क्योंकि वैसे तो फोन बड़ा एक्सपेंसिव है। ठीक 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 है, आपकी कॉल का शुक्रिया। बिल्कुल जो टेक्स्ट हैं या फिर कोई वाइबर है उसको वो पे फ़ोटो बना के प्रिंट करके जमा करा सकते हैं। बुनियादी तौर पे उनको एविडेंस चाहिए कि जब आपकी बेटी की शादी हुई है तब से अभी तक उनका अपने हस्बैंड से कनेक्शन है, किसी किस्म से रब्ता वगैरह होता है तो थोड़ी बहुत ही ईमेल्स हो गई, टेक्स्ट मैसेज हो गए, वो साथ एप्लीकेशन के जमा करा दीजिएगा। मुझे नहीं लगता कि कोई बड़ा प्रॉब्लम होगा। अगर तो आपकी बेटी की इनकम वगैरह ठीक है और मकान अकोमोडेशन भी अवेलेबल है। आपकी कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन बढ़ते हैं अगले कॉलर की तरफ। जी फरमाइए। हाँ जी सर संदीप बोल रहा हूँ, दोबारा कर रहा हूँ सॉरी कॉल आपको। एक्चुअली में मैंने बताया था कि मेरी वाइफ और मैं और मेरा बेटा आए थे यहाँ पे स्टडी बेस पे, मैं डिपेंडेंट था। ठीक। और अब हमें पीएसडब्ल्यू मिल गया। अब मेरा पीएसडब्ल्यू खत्म होने वाला है इस साल अगस्त में। ठीक। तो बट अभी मैं किसी कंपनी में काम कर रहा हूँ एंड दे आर गिविंग मी, दे आर रेडी टू गिव मी ये स्पॉन्सरशिप क्योंकि आई एम अर्निंग मोर देन 22,000 अ ईयर। ठीक है जी। तो बट मेरे को किसी ने बोला है कि आप वीजा अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि आप डिपेंडेंट हैं। ठीक ठीक है, आपकी कॉल का शुक्रिया। बिल्कुल मैंने पहले भी आपको बताया
कि नवंबर 2013 के बाद रूल्स चेंज हो गए थे। हमारा एक केस कोर्ट ऑफ अपील में गया था हयात के नाम से। उसके बाद अब होम ऑफिस की अपनी पॉलिसी है कि अगर तो कोई डिपेंडेंट मेन एप्लीकेंट के ऊपर स्विच करना चाहता है, जिस तरह आप डिपेंडेंट वर्क परमिट टाइप 2 के ऊपर स्विच करना चाहते हैं, आपको इन कंट्री अलावा आप बिल्कुल स्विच कर सकते हैं। तो अगर तो वो जो कंपनी आपको स्पॉन्सर करना चाहती है उनसे सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप लें, उसके साथ होम ऑफिस में एप्लीकेशन जमा करा दीजिएगा। अगर तो बैंक में मेंटेनेंस है, सारी चीज़ ठीक है, तो आपको वीज़ा भी मिल जाना चाहिए। आपकी कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन बढ़ते हैं अगले कॉलर की तरफ। जी फरमाइए। सुनते हैं ना? जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर जी, मेरे दो क्वेश्चन हैं छोटे छोटे। जी पहला क्वेश्चन तो ये है कि ह्यूमन राइट की बेसिस पे मुझे और मेरे बच्चों को कोर्ट से अपील लागू हुई थी। ठीक तकरीबन 3 महीने हो गए हैं, अभी तक मुझे होम ऑफिस की तरफ से कोई भी लेटर नहीं आया। दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है कि अभी सुना है कि 24 को कोई ऐसा रूल आया है कि जिसमें पहले डिस्क्रिशनरी लीव्स पे बेनिफिट्स अलाउड नहीं थे, लेकिन अभी उन्होंने कोई रूल ऐसा इंट्रोड्यूस किया है। तो ये आया सही है कि नहीं, प्लीज़ बताइएगा, मैं टीवी पे सुनूंगा। थैंक यू। ठीक ठीक है, आपकी कॉल का शुक्रिया। बिल्कुल, जहाँ तक आपके अपने केस का ताल्लुक है तो बेहतर है जो होम ऑफिस प्रेजेंटिंग यूनिट है उनको आप चिट्ठी लिखें, उनको बताएं कि आपकी अपील अलाउ हो गई थी और उनसे रिक्वेस्ट करें कि जो जज का डिसीजन है वो इम्प्लीमेंट करके आपको 2.5 ईयर्स के डिस्क्रिशन लीव इशू करें। तो उनको जब चिट्ठी भेजेंगे तो उसके बाद वो आपके पेपर वगैरह खोल के आपके केस के ऊपर डिसीजन करेंगे। तो जहाँ तक बेनिफिट्स का ताल्लुक है तो फ़िलहाल तो होम ऑफिस की कंडीशंस ये हैं कि अगर वो किसी को डिस्क्रिशन लीव देते हैं और वो न्यू रूल्स के ऊपर देते हैं जो कि 9 जुलाई 2012 के बाद आए थे, तो उसमें वो बेनिफिट्स अलाउ नहीं करते। आपकी कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन बढ़ते हैं अगले कॉलर की तरफ। जी फरमाइए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, मुझे ये पता करना है कि मेरे भाई ने बिजनेस वीज़ा अप्लाई किया था जो कि रिजेक्ट हो था कि एडवर्ट के ऊपर उनका नाम नहीं मेंशन था। तो हमारी हियरिंग हुई है और जज ने उसका भी फैसला नहीं दिया। मुझे ये पूछना है कि क्या हमें अपील मिलेगी कि नहीं मिलेगी और कितने टाइम तक वीज़ा आ जाएगा। ठीक है, आपकी कॉल का शुक्रिया। बिल्कुल ज़ाहिर बात है जो एडवर्टाइजमेंट थी उसमें होम ऑफिस की पॉलिसी क्लियर है कि आपका नाम होना चाहिए, साथ में आपका जॉब टाइटल होना चाहिए। तो ज़ाहिर बात है आपके भाई से गलती हुई, उनको एडवर्टाइजमेंट सही करनी चाहिए थी। तो बहरहाल अगर अपील हेयरिंग हो गई है तो वेट करें, 3 से 4 हफ्ते तक डिसीजन आएगा। अगर तो जज आपकी अपील अलाउ कर देता है फिर तो होम ऑफिस वाले आपके भाई को 3 साल का बिजनेस वीज़ा दे देंगे। अगर तो जज आपकी भाई की अपील डिसमिस कर देता है तो वहाँ पे 5 दिन का टाइम होगा कि आपका भाई उस डिसीजन के खिलाफ आगे अपील कर सकता है। तो बेहतर है डिसीजन तक वेट करें। जैसे डिसीजन आता है किसी अच्छे से वकील से मशवरा करके देखें कि वो किधर स्टैंड करते हैं। आपकी कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन बढ़ते हैं अगले कॉलर की तरफ। जी फरमाइए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, मुझे ये क्वेश्चन करना है कि मैं यहाँ पे HSMP वीज़ा पे हूँ और मेरा बेटा 6 मंथ्स का है और मुझे पाकिस्तान जाना पड़ा है। तो अभी उसका पासपोर्ट नहीं बना है। तो क्या कोई ऐसी सूरत हो सकती है कि मैं वो अगर मैं पाकिस्तान इमरजेंसी जाना चाह रही हूँ और तो वो मेरे साथ जा सकता हो? क्या इसका प्रोसीजर वगैरह होगा क्योंकि अभी उसका पासपोर्ट नहीं है। ठीक है, आपकी कॉल का शुक्रिया। बिल्कुल, पासपोर्ट के अलावा यहाँ से बच्चा आपका ट्रैवल नहीं कर सकता। तो अगर आपको बहुत ही ज़्यादा इमरजेंसी है तो पाकिस्तान हाई कमीशन से कांटेक्ट करें, उनको कहें कि आपके बेटे को ट्रैवल डॉक्यूमेंट तैयार कर दें। तो ट्रैवल डॉक्यूमेंट के ऊपर भी बेटा ट्रैवल कर सकता है और पाकिस्तान से उसका भी डिपेंडेंट वीज़ा आप ले लीजिएगा। आपकी कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन बढ़ते हैं अगले कॉलर की तरफ। जी फरमाइए। सलाम आदिल भाई, मैं फारूक बात कर रहा हूँ। मुझे 2 सवाल करने थे अपने दोस्त के लिए। जी। पहला सवाल तो ये है कि अगर एंटरप्रेन्योर वीजा की अपील रिजेक्ट हो जाए तो उसके बाद दोबारा अपील के बाद दोबारा एंटरप्रेन्योर वीजा दोबारा अप्लाई कर सकते हैं अपील रिजेक्ट होने का एंटरप्रेन्योर वीजा की। और दूसरा सवाल मेरा ये था कि अगर अपील रिजेक्ट हुए एंटरप्रेन्योर वीजा की तो उसके बाद कितने दिन का वो चांस देते हैं कि हाई कोर्ट में अपील कर सकें हाई कोर्ट में, या और अगर हाई कोर्ट में भी अपील रिजेक्ट हो जाए तो उसके बाद कोई ऑप्शन होता है या उसके बाद फिर वापस जाना पड़ता है? ठीक है, आपकी कॉल का शुक्रिया। बिल्कुल, अगर तो अपील डिसमिस हो जाती है तो वहाँ से 5 दिन का टाइम होता है कि वो आगे अपर ट्रिब्यूनल में परमिशन के लिए अप्लाई कर दे। अगर अपर ट्रिब्यूनल परमिशन भी रिफ्यूज़ कर दे वहाँ से फिर 16 डेज़ का टाइम होता है कि हाई कोर्ट में जुडिशल रिव्यू के लिए अप्लाई करें। तो अगर जुडिशल रिव्यू भी रिफ्यूज़ हो जाए तो डिपेंड करता है जज के डिसीजन के ऊपर। वहाँ
के आगे ऑप्शन होती है कि कोर्ट ऑफ फी में लेके जा सकते हैं, मगर वो टोटल डिपेंड करता है डिसीजन पे, इधर कोई एरर है या नहीं। तो जहाँ तक फ्रेश एप्लीकेशन का ताल्लुक है, अगर तो अपील डिसमिस हो जाती है, वहाँ से 28 डेज़ का टाइम होता है कि फ्रेश एप्लीकेशन भी एज ए टायर 1 एंटरप्रेन्योर जमा करा पाएँ। आपकी कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन बढ़ते हैं अगले कॉलर की तरफ। जी फरमाइए। हेलो जी फरमाएँ। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हाँ देखिए, मैं ये आपसे मालूम करना चाह रही हूँ कि मैं इंडेफिनिट वीज़ा मैंने अप्लाई किया था 2008 में मेरे बेटे ने। ठीक। तो वो रिजेक्ट हो के फिर उसके बाद हमने अपील की, तो वो मेरी अपील जो थी ना वो 2009 जनवरी में मेरी अपील मंजूर हो गई। तो मेरा वीज़ा जो था ना इंडेफिनिट वो 2009 जून 9 को लगा हुआ है। ठीक। तो प्लीज अब इस जून में मेरे 5 इयर्स हो जाते हैं, तो आप मुझे ये बताइएगा कि मुझे 2008 से काउंट करना पड़ेगा या 2009 से काउंट करना पड़ेगा 5 इयर्स। ठीक ठीक है, आपकी कॉल का शुक्रिया। बिल्कुल जिस दिन आपकी यहाँ पे एज अ विजिटर एंट्री हुई थी, जो कि 2008 में होती है, 2008 में होती है, वहाँ से आपका पीरियड काउंट होता है। तो बिल्कुल आप क्वालिफाई करती हैं, आप फौरी तौर पे नेशनलिटी के लिए अप्लाई कर दीजिएगा। मुझे पूरा यकीन है कि आपकी नेशनलिटी अप्रूव हो जाएगी। आपकी कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन बढ़ते हैं अगले कॉलर की तरफ। जी फरमाइए। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी सर, मैं मिसेस खुरम बात कर रही हूँ ईस्ट लंदन से। जी फरमाएं। जी सर, मेरे आपसे 2 सवाल हैं। मेरा पहला सवाल ये है कि मेरे हस्बैंड पाकिस्तान से एज अ स्टूडेंट आए थे और हमने इधर शादी की है। ठीक। और अब मैं फुल टाइम वर्क कर रही हूँ और हमने ना नेक्स्ट मंथ स्पोर्ट्स वीजे के लिए एप्लीकेशन डालनी है। मैंने आपसे ये पूछना था कि मैं 6 मंथ की पे स्लिप और स्टेटमेंट के साथ हमें और कौन कौन सा पेपर लगाना पड़ेगा। ठीक। और मेरा दूसरा सवाल ये है कि हम किसी रीजन की वजह से हमारी पूरे 6 मंथ की स्टेटमेंट नहीं बन सकी, ओनली 5 मंथ की बनी है, तो क्या होम ऑफिस हमारी 5 मंथ की एप्लीकेशन स्टेटमेंट एक्सेप्ट कर लेगा? ठीक ठीक है, आपकी कॉल का शुक्रिया। बिल्कुल स्पाउस वीज़े के लिए बुनियादी रिक्वायरमेंट 6 मंथ की है। तो अगर आपके हस्बैंड का वीज़ा ख़त्म हो रहा है और आपके पास सिर्फ 5 मंथ की स्टेटमेंट हुई है, तो फिर मेरा यही मशवरा है कि आप एप्लीकेशन जमा करा दीजिएगा। जिस दिन आपके 6 मंथ्स की स्टेटमेंट आपके पास आती है, पे स्लिप आती है, तो फौरी तौर पे होम ऑफिस को भिजवा दीजिएगा। तो बुनियादी तौर पे जो डॉक्यूमेंट्स आपको एप्लीकेशन के साथ जमा कराने पड़ते हैं, उसमें आपकी 6 मंथ्स की पे स्लिप होती है, 6 मंथ्स की बैंक स्टेटमेंट, फिर आपका P60 होता है, फिर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट, साथ में एम्प्लॉयर की तरफ से कंफर्मेशन लेटर। ये जो 5 एविडेंस है ये तो आपको भेजने पड़ेंगे फाइनेंशियल जो रिक्वायरमेंट है वो सेटिस्फाई करने के लिए। इसके अलावा आपको मैरिज सर्टिफिकेट भेजना पड़ेगा, साथ में आपके हस्बैंड की बैंक स्टेटमेंट, फिर थोड़े बहुत वेडिंग फ़ोटोग्राफ्स, और जहाँ पे आप रहते हैं वहाँ पे मकान का एग्रीमेंट। इसके अलावा अगर आप और आपके हस्बैंड के नाम पे कोई बिल वगैरह आता हो तो वो भी एप्लीकेशन के साथ लगा दीजिएगा। आपकी कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन बढ़ते हैं अगले कॉलर की तरफ। जी फरमाइए। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मैंने ये पूछना था कि जो मैं पाकिस्तान से जब आई थी तो उस वक्त मैंने टॉइक वालों का कोर्स किया था, तो मुझे ये बता दें कि B1 की जगह वो चल जाएगा। और दूसरा मैंने ये पूछना था कि इंडेफिनिट के लिए जो लोग पुराने रूलों में आते हैं उनको कौन सा फॉर्म फिल करना पड़ेगा, तो प्लीज ये लाजमी बता दें मुझे। ये लाजमी बताएं कि जो टॉइक वालों का कोर्स है वो चल जाएगा या नहीं। ठीक है, आपकी कॉल का शुक्रिया। बिल्कुल मुझे लगता है कि आप पाकिस्तान से स्पाउस वीज़े के ऊपर आई थी, तो स्पाउस वीज़े के लिए जो इंग्लिश की रिक्वायरमेंट है वो लो है, वो A1 लेवल है। जब आप इंडेफिनिट के लिए अप्लाई करेंगे तो आपको B1 लेवल का लैंग्वेज की सर्टिफिकेट चाहिए, तो वो नहीं चलेगा। आपको यहाँ पे नया एक एग्ज़ाम देना पड़ेगा। आप वो IELTS दे सकती हैं, ESOL दे सकती हैं, टॉइक दे सकती हैं, पर्सन दे सकती हैं। वो किसी लोकल इंग्लिश ट्रेनिंग कॉलेज में जाएं, वो आपको बताएंगे कि कौन सा एग्ज़ाम आपके लिए बेहतर है और किस एग्ज़ाम में आपको सर्टिफिकेट जल्दी मिलेगा। तो इसके अलावा आपको लाइफ इन दी UK टेस्ट भी चाहिए होगा। और अगर आप इंडेफिनिट के लिए अप्लाई करती हैं तो जो फॉर्म आपको फिल करके भेजना है वो सेट M फॉर्म है। आपकी कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन बढ़ते हैं अगले कॉलर की तरफ। जी फरमाइए। हेलो जी फरमाएं। जी मेरा सवाल है कि मेरी पार्टनर है, उसके साथ मेरा बेबी है जिसका पासपोर्ट बन गया है, वो ब्रिटिश है। ठीक। और लेकिन मेरी उसका रजिस्टर्ड मैरिज नहीं हुई है और वो जो बेनिफिट ले रही है। ठीक। और मेरा जो वीजा है वो एक्सपायर हो रहा है मई के अंदर। ठीक। तो वो मेरी पार्टनर है सिर्फ, और मतलब शादी हुई है, तो मैं बच्चे के बेस के ऊपर कोई किसी तरीके से अप्लाई कर सकता हूँ। और अभी आपका वीज़ा कौन सा है? स्टूडेंट वीज़ा है कौन सा?
You've been placed on hold. ठीक है, मुझे पता नहीं चल सका कि अभी आपके पास कौन सा स्टेटस है। तो बहरहाल आपका बच्चा ब्रिटिश है, बच्चे की बेसिस के ऊपर आप एप्लीकेशन होम ऑफिस में दायर कर सकते हैं। किसी अच्छे से वकील से जाके सलाह मशवरा लें, वो आपको बताएंगे कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको रेडी करने चाहिए जो कि आप एप्लीकेशन के साथ भेज सकते हैं। आपकी कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन बढ़ते हैं अगले कॉलर की तरफ। जी फरमाइए। जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। चीज कंफर्म करनी थी, अभी एक भाई ने डिपेंडेंट का कंफर्म किया है कि डिपेंडेंट यहाँ से स्विच कर सकता है कैटेगरी पे। तो मुझे भी ये आइडिया लेना है कि अगर टायर 4 का डिपेंडेंट हो यहाँ पे थ्रू आउट डिपेंडेंट रहा और वो अगर मेन एप्लीकेंट बनना चाहता हो तो जो रूल आप कह रहे हैं नवंबर 2013 में है वो इजीली यहाँ से कर सकता है कि दे हैव टू गो बैक। ठीक है, आपकी कॉल का शुक्रिया। बिल्कुल, जो टायर 4 का डिपेंडेंट है वो यहीं से इजीली स्विच कर सकते हैं। तो वहाँ पे स्विचिंग करने के लिए भी डिपेंड करता है वो किस ऑप्शन के ऊपर स्विच कर रहे हैं। अगर वो स्टूडेंट के ऊपर दोबारा जा रहे हैं, वहाँ पे दिक्कत ये हो सकती है कि उनकी कोई स्टडी की प्रोग्रेस नहीं है, काफ़ी अरसे से वो उन्होंने कोई कोर्स वगैरह कंप्लीट नहीं किया। मगर अगर वो एंटरप्रेन्योर के ऊपर स्विच करना चाहते हैं, या फिर अगर वो इन्वेस्टर वीज़े के ऊपर स्विच करना चाहते हैं, या फिर अगर वो टायर 2 हो गया है जनरल, या फिर रिलीजियस मिनिस्टर ऑफ रिलीजन, उसके ऊपर वो स्विच कर सकते हैं। आपकी कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन बढ़ते हैं अगले कॉलर की तरफ। जी फरमाइए। जी अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। जी मुझे आपसे ये पूछना था कि मैं यहाँ पर स्टूडेंट हूँ और जून 2014 में जो है मेरा वीज़ा ख़त्म हो जाएगा यहाँ पर। तो मेरे एक रिलेटिव हैं जो स्पेन से यहाँ पर शिफ्ट हुए हैं। तो क्या वो मेरी ट्रिकी राइट्स की बिहाफ पे वो मेरी मदद कर सकते हैं यहाँ पर? क्योंकि मैंने सुना है कि जो EU वाले जो होते हैं वो यहाँ पर आपकी हेल्प कर सकते हैं एज ए ट्रिकी राइट्स, आपको अपना रिलेटिव शो करके और वो आपको हेल्प कर सकते हैं इस मौजूद में। तो उसमें मुझे क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होंगे और यानी कि उसमें थोड़ी सा मुझे उसकी तफसील बता दीजिएगा प्लीज। थैंक यू। ठीक है, आपकी कॉल का शुक्रिया। बिल्कुल, आप एज एन एक्सटेंडेड फैमिली मेम्बर ऑफ यूरोपियन नेशनल अप्लाई कर सकते हैं, मगर चांसेस इसमें कम होते हैं। 100% चांसेस नहीं होते कि आपको वीज़ा मिले। तो ज़्यादा अच्छा चांस होता है अगर कोई यूरोपियन नेशनल आपका इमीडिएट फैमिली मेम्बर हो। उससे मुराद अगर किसी के साथ आपकी शादी हो जाए या फिर कोई बहन भाई या मदर फादर, तो उसमें फिर आपको स्टेटस मिलने के ज़्यादा अच्छे चांसेस होते हैं। तो इस तरह अगर कोई वैसे ही कज़न आया है यहाँ पे रह रहा है, उस बेसिस पे अप्लाई करके वीज़ा मिलने के चांसेस नहीं होते। आपकी कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन बढ़ते हैं अगले कॉलर की तरफ। जी फरमाइए। हेलो जी फरमाए। अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब। मलिक साहब, मेरा दोस्त है, उसके पास ब्रिटिश नेशनल है और वो पाकिस्तान गए हुए हैं। उनकी बेटी है 6 मंथ की, वहाँ पाकिस्तान में पैदा हुई है। उनकी अब उनको ब्रिटिश पासपोर्ट अप्लाई करना है। ठीक, तो वो कर सकते हैं? ठीक, बिल्कुल जी कर सकते हैं। उनको चाहिए ये कि ब्रिटिश हाई कमीशन पाकिस्तान में कांटेक्ट करें और वहाँ पे बच्ची के ब्रिटिश पासपोर्ट के लिए एप्लीकेशन जमा करा दें। जब एप्लीकेशन जमा कराएंगे उनको अपना ब्रिटिश पासपोर्ट जमा कराना पड़ेगा, वाइफ का पाकिस्तानी पासपोर्ट जमा कराना पड़ेगा, बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट और हॉस्पिटल की तरफ से लेटर, और इसके साथ अगर उनकी शादी हुई है जो निकाहनामा है वो भी जमा कराना पड़ेगा। आपकी कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन बढ़ते हैं अगले कॉलर की तरफ। जी फरमाइए। हेलो जी, मेरा नाम दमन है। अभी मेरे हस्बैंड ने एक क्वेश्चन पूछा था आपसे कि वो अगर डिपेंडेंट से मेन एप्लीकेंट के लिए जाना चाहते हो, कंपनी स्पॉन्सरशिप है, तो वो जा सकते हैं कि नहीं? आपने कहा है कि वो जा सकते हैं। और एक चीज कंफर्म करनी थी कि आइलेट्स का टेस्ट भी उनको क्लियर करना पड़ेगा उसके लिए, इंग्लिश टेस्ट। ठीक है, आपकी कॉल का शुक्रिया। बिल्कुल, अगर कोई बंदा कंपनी की बेसिस के ऊपर अप्लाई करना चाहता है तो उसको बुनियादी तौर पे टायर 2 जनरल के अंदर एप्लीकेशन देनी पड़ती है। वहाँ पे उसको पॉइंट्स स्कोर करने पड़ते हैं। 50 पॉइंट्स उसको एट्रीब्यूट्स के चाहिए, 10 पॉइंट्स उसको इंग्लिश के चाहिए, 10 पॉइंट्स उसको मेंटेनेंस के चाहिए। तो बिल्कुल हस्बैंड को 10 पॉइंट स्कोर करने पड़ेंगे। उसके लिए उनको इंग्लिश का एग्ज़ाम देना पड़ेगा। आपकी कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन बढ़ते हैं अगले कॉलर की तरफ। जी फरमाइए। हेलो जी फरमाए। मैं मेरे नेफ्यू के लिए स्टूडेंट वीज़ा करवाना चाहता हूँ। वो इंडिया में है, वो 10वीं पास करके वो डिप्लोमा कर रहा है, तो क्या हो सकता है उसके?
ठीक है, आपकी कॉल का शुक्रिया। बिल्कुल आप उसको स्टूडेंट पे यहाँ पे बुला सकते हैं। उसको चाहिए कि वो यहाँ पे किसी यूनिवर्सिटी या कॉलेज से कांटेक्ट करें, उनको अपने सारे एजुकेशन सर्टिफिकेट्स मुहैया करें। वो उसको देख के बताएंगे कि वो किस कोर्स में उसको एडमिशन दे रहे हैं और वो कैश लेटर इशू करेंगे। उसके साथ वो इंडिया से एप्लीकेशन जमा करा सकता है। जब एप्लीकेशन जमा कराएगा तो उसको बुनियादी तौर पे अकाउंट में मेंटेनेंस शो करनी पड़ेगी और साथ में ये जो कॉलेज वाले या यूनिवर्सिटी वाले CS देंगे, इसके साथ एप्लीकेशन जमा करा सकते हैं। आपकी कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन बढ़ते हैं अगले कॉलर की तरफ। जी फरमाइए। हेलो। जी फरमाएं। Hello, yeah. I just wanted to ask a question, please, for my daughter-in-law who has come over to England from India with spouse visa. She has done the B1 test, and now she wants to apply for indefinite leave in July. And we just wondered, she has also done Life in UK in December 2012. Will that one be okay, the Life in UK test, or is there another new one that she has to do on the computer or something like that? No, the one which she already done, that is absolutely fine. So whenever she is applying for indefinite, she needs to include the Life in the UK test plus the B1, and then shouldn't be any problem. थैंक यू फॉर योर कॉल। नाज़रीन यहीं तक था आज का शो। 1 घंटे का वक्त था, बड़ी तेज़ी के साथ गुजर गया। आपके सामने जितनी ज़्यादा कॉल ले सकता था ली। फिर भी अगर किसी की कॉल ना मिल पाई हो तो अगले हफ्ते अगले सैटरडे 4 बजे फिर यहीं पर होऊंगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। रब रखा।